दोस्तों नमस्कार। सीआईटी हरियाणा के फेसबुक पेज पे आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और आप सबको मालूम है कि देश के स्तर पे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इस हड़ताल के मांग, मुद्दे, मसले, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज के इस लाइव कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष, जो राज्य कर्मचारी संगठन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो सुभाष लांबा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह इसी संगठन के सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के महासचिव सतीश सेठी जी, वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और सीआईटीयू हरियाणा की अध्यक्षा सुरेखा जी, वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और सीआईटीयू के हरियाणा के महासचिव जय भगवान, वो भी लाइव कार्यक्रम के अंदर शामिल हैं। मैं इन सब नेताओं का फेसबुक लाइव कार्यक्रम के अंदर आप सब की तरफ से, सीआईटी हरियाणा की तरफ से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जैसा ये 28-29 की हड़ताल है और इस हड़ताल के जो मांग, मुद्दे, मसले हैं, इन सभी नेताओं से हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं, जो लांबा साहब हैं, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के अध्यक्ष, उनसे ये सवाल कर रहा हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि देश के स्तर पे ये जो राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की जो योजना है, इस योजना का जन सेवाओं पर किस ढंग से प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल, जो पहला सवाल है लांबा साहब से है कि ये जो मौद्रीकरण पाइपलाइन है, जिसकी शुरुआत देश की सरकार ने जो शुरुआत की है, अभी 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का जो नारा दिया है, इसके बारे में क्या सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी आंदोलन इसको किस नजर से देखता है, ये लांबा साहब इस पे आप हमारे दर्शकों को देने की कोशिश करें। धन्यवाद विनोद जी। जहां तक कि नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का सवाल है, आपको मालूम होगा, दर्शकों को भी मालूम होगा कि पिछला जो बजट सेशन हमारा था, वो जो ज्वाइंट सेशन था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने उसको कंक्लूड करते हुए वोट ऑफ थैंक्स में इस बात को रेखांकित किया था कि देश की सरकार का काम व्यापार करने का नहीं है। देश का काम का सरकार का वेलफेयर स्टेट है, उस कंसेप्ट के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कि हमने इस देश को क्या बना दिया, क्या बाबू इस देश को चलाएंगे। तो ये जो दो उसके सेंटेंस थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसको आगे बढ़ाते हुए अब सरकार का ऐसा कहना है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो सरकारी क्षेत्र उसको प्राइवेट प्रोवाइड करवाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांसपोर्ट सेवा, अब जैसे हरियाणा रोडवेज है, अगर उस तरीके की बात हम करें तो हम ट्रांसपोर्ट सर्विस तो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जरूरी नहीं रोडवेज की बसें हो। बिजली की प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जरूरी नहीं हो बिजली के जो हमारा सरकारी क्षेत्र है वो हो। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज है या हमारा एजुकेशन सर्विसेज है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सरकारी डिपार्टमेंट, इन सब को निजी हाथों में सौंप करके 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट सरकार ने रखा है। और मजेदार बात यह है कि इसके जो प्रभाव हो कैसे पड़ेंगे, इसके प्रभाव ऐसे पड़ेंगे। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं होंगी तो प्राइवेट पूरी तरीके से इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैप्चर करेगा। और अगर आज हमारा सरकारी ढांचा है तो उसके रेट थोड़े कम है, अगर रोडवेज नहीं होगी तो रेट मनमाने तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज है, सर्विसेज तो प्रोवाइड सरकार कराएगी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के मार्फत से। और ये जो सरकारी हॉस्पिटल हमारे हैं, जो कोरोना ने प्रूव किया कि अगर कोरोना की पहली और दूसरी लहर, सबसे ताकतवर देश तो अमेरिका, सबसे ज्यादा मौतें वहां क्यों हुई। और यहाँ हिंदुस्तान में जिस प्रकार से फैसिलिटी थी, ऑक्सीजन तक नहीं थी, इसके बावजूद जो सरकारी क्षेत्र है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसके जो हमारा कर्मचारी हैं, वो जो हमारा सिस्टम है, उसकी देन है कि कोरोना को हम किसी हद तक कुछ रोक पाए और मौतें कम हुई, और सारा सरकारी ढांचा उसमें। तो उससे साबित क्या होता था, होता ये था कि हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, इसको मजबूत किया जाए,
और जनता को बेटर सर्विस दी जाएगी सरकारी क्षेत्र के मार्फत से। लेकिन सरकार अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर को, प्राकृतिक संपदाओं को, परिसंपत्तियों को बेच करके और 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट जो अर्जित करना चाहती है, इससे पब्लिक सेवाएं महंगी होंगी। जिसकी जेब में पैसा होगा वो उसका लाभ उठा सकता है, वो सेवाएं ले सकता है। जिसके पास पैसा नहीं होगा निश्चित तौर से वो इन सेवाओं से वंचित रहेगा। और इसकी वजह से जो गरीब आदमी है, जो मीडियम क्लास भी, अगर मैं कहूँ कि आज इस प्रकार से रेट्स महंगे हैं स्कूल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, एमबीबीएस के, आप सारा मतलब हम देखते हैं, तो ये तब है जब सरकारी ढांचा हमारे पास बचा हुआ है। अगर सरकारी ढांचा नहीं बनेगा तो मोनोपोली पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की होगी, कोई चेक उसके ऊपर नहीं होगा। हम देखते हैं हरियाणा एजुकेशन एक्ट कितना फॉलो हो रहा है, तो उसकी धज्जी जिस प्रकार से उड़ रही है। अगर सारा पब्लिक सेक्टर, ये सरकारी डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विसेज अगर प्राइवेट जाएंगी तो निश्चित तौर से जनता को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी। मतलब टका और गज पड़ाव की नीति है एक किस्म से, सीधे तौर पर हम कहें। जय भगवान जी, अगला सवाल आपसे है कि आज ये जो खास करके जो नए लेबर कोड हैं, 29 श्रम कानूनों को बदल के 4 लेबर कोड्स में जो परिवर्तन किया है, 4 लेबर कोड जो बनाए हैं, मजदूरों के जीवन पे और उनके रोजगार पे इससे क्या असर पड़ने वाला है इन 4 लेबर कोड से? देखिए विनोद जी, ये जब 3 काले कृषि कानून, जिसको काले कहा गया, वो जो पारित किए गए उसके 2 दिन बाद ही अपने देश की संसद के अंदर ये 3 लेबर कोड पारित किए गए। एक लेबर कोड जो है उससे पहले सेशन में जुलाई के अंदर सरकार ने पारित किया था 2020 में। तो ये जो है, अगर हम इसको एक लाइन में अगर कहें तो ये मजदूरों को दोबारा से गुलाम बना देने की प्रक्रिया है 4 लेबर कोड। और अभी तक जो हासिल किया था, देखिए हमारे देश के अंदर जो पहला जो ट्रेड यूनियन एक्ट जो बना है वो 1926 का है। अंग्रेजी राज में हमारे यहाँ मजदूरों ने, कर्मचारियों ने लड़ाई लड़के वो कानून बनवाने शुरू किए और 80 के दशक तक आते आते 96 का लास्ट कानून है हमारे देश में, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड के रूप में वो अस्तित्व में आया। ये वो दौर है जिस दौर में मजदूरों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ कानून बन रहे हैं, उनके पक्ष में बन रहे हैं। लेकिन 90 के बाद से लगातार जो है सरकारों का रुख ये रहा, और खासकर जब बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से लगातार ये कोशिश रही है कि जितने भी मजदूरों के लिए किसी प्रकार से कानून जो बचे हुए उनके लिए, उनके वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, उनको बदल दिया जाए। यही है वो लेबर कोड जिनको हम कह रहे हैं। इसमें जो 3-4 पॉइंट्स मैं दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। नंबर 1 तो ये, अभी इन कोड्स के अंदर ये किया गया है कि जिस कंपनी के अंदर 300 परमानेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, ये ध्यान रखिए परमानेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूं, उस कंपनी का मालिक कभी भी उस कंपनी को बंद कर सकता है, उसको सरकार से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और हम ये सब जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है खासकर, उसमें 80% जो मजदूर जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं। और बहुत कम ऐसे वो बचे हुए हैं यूनिट्स जहां 300 से ज्यादा वो मजदूर वहां पर काम करते हैं जो ऑन रोल पे हैं। ऐसी केवल 20% के आसपास ऐसी कंपनियां होंगी जहां ऐसा है। तो एक झटके में सरकार ने कर दिया कि कभी भी कंपनी मालिक जो है वो अपनी फैक्ट्री को बंद कर सकता है। दूसरी बात जो है, एक बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो खतरनाक जो सरकार वो लेके आई है इसके अंदर, वो है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का, कि आप एक नियत अवधि का रोजगार है, आपको परमानेंट रखने की आवश्यकता नहीं। आप 2 साल में, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए आपको उस पर फिक्स टर्म पे आप रखिएगा, तो मजदूर की किसी भी प्रकार की लायबिलिटी, उसका ईएसआई, उसका पीएफ, उसकी सोशल सिक्योरिटी, तो कोई कंपनी प्रबंधन को या निजी जो भी संस्थान है उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। और ये एक प्रकार से जो परमानेंट जो रोजगार है, स्थायी जो नौकरियां हैं, उसकी जगह पर ये रिप्लेस करेगा। ये सरकारी संस्थानों के अंदर भी और प्राइवेट संस्थानों के अंदर, दोनों ही तरीके से ये हमारे अभी तक की जो आजादी के बाद जो परमानेंट नौकरी की जो नेचर थी, ये उसको बदलने जा रहा है। तीसरी बात जो काफी जो महत्वपूर्ण जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जो बना था, जो 1971 के अंदर,
बहुत लंबे संघर्ष के दम पे उसको बनवाया गया था। उसमें प्रावधान ये था कि कहीं पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट अगर ठेका शुरू करते हैं तो वो ऐसी जगह पे आप शुरू कर सकते हैं जहां पर परमानेंट नेचर का काम ना हो, केवल थोड़े समय के लिए जहां पर कोई काम है तो उसके लिए आप ठेका उसको ठेकेदारी के तहत करवा सकते हो। इसकी बड़े पैमाने पर वायलेंस चलती रही, वो तो एक बात ठीक है, लेकिन फिर भी इस कानून के अंदर ये प्रावधान था कि कोई भी ठेका कर्मचारी है या ठेका मजदूर है, चाहे सरकारी क्षेत्र के अंदर चाहे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर है, उसको पूरा वेतन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उसको समान काम समान वेतन, उसी काम के लिए अगर रेगुलर एम्प्लॉय है उसके बराबर उसको वेतनमान मिलेगा। और ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, प्रमुख जो नियोक्ता है, मान लीजिए अब हम एनटीपीसी झाड़ली की बात करेंगे जहां पर लगभग 2500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी काम करते हैं, वहां के ठेकेदार कई सारे हैं। अगर कोई ठेकेदार किसी प्रकार से ईएसआई पीएफ या वेतन नहीं देता है तो इसकी जवाबदेही वहां के एनटीपीसी की मैनेजमेंट को है, सरकार को है। अब ये सरकार ने नए कानूनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो कोई जिक्र नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी ठेका मजदूर जो ठेका कर्मचारी है वो ठेकेदार के रहमो कर्म पर है, तो ये वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी थी, सरकार के संस्थान के मालिक की जो जिम्मेदारी थी, वो बीच में से खत्म हो गई। एक और जो इसके अंदर किया गया वो है ईएसआई और पीएफ, जो बहुत संघर्षों के बाद जो है जिसका एक प्रावधान हुआ था लेबर एक्ट के अंदर। तो ये जो नए जो लेबर कोड आए हैं इनमें ईएसआई और पीएफ को जो है वो एसेंशियल जरूरी की बजाय ये संस्थान के मालिक पर छोड़ दिया गया है कि वो तय कर सकते हैं, मजदूरों से मिलके या कर्मचारियों से मिलके, जो कच्चे कर्मचारी उनसे मिलके तय कर सकते हैं ठेके के कर्मचारियों से कि वो ईएसआई पीएफ लागू करें या ना करें। और इस सारी प्रोसेस के अंदर एक है हड़ताल का जो अधिकार है, राइट टू स्ट्राइक के अंदर अभी 15-14 दिन का नोटिस देके आप हड़ताल पे जा सकते हैं। पहले तमाम बातों को आप तमाम नेगोशिएशन के तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए अगर अंततः आपकी बात स्वीकार नहीं है तो आप हड़ताल पे जा सकते हैं। लेकिन नए प्रावधानों के अंदर जो लेबर कोड जो आए हैं उसमें यह किया गया कि आप जो है जैसे ही आपने हड़ताल के लिए नोटिस दिया और आपके साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई, चाहे वो सरकार करे चाहे वो संस्थान करे या प्राइवेट कंपनी करे, तो उसके बाद जो है वो नेगोशिएशन जारी रहेगी और आप हड़ताल पे तब तक नहीं जा सकते जब तक नेगोशिएशन चल रही है। तो हड़ताल के अधिकार को एक प्रकार से अनैतिक ढंग से उसको खत्म करने की तैयारी वो की गई है। और आखिरी एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो है न्यायालय। लेबर कोर्ट होती है, अगर मजदूर को किसी व्यक्तिगत रूप से भी किसी मजदूर कोई दिक्कत हो जाए तो वो लेबर कोर्ट में जाके अपने मसले को हल कर सकता है। लेकिन नए लेबर कोर्ट जो पारित किए हैं केंद्र सरकार ने संसद के अंदर, उनमें लेबर कोर्ट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। तो ये है एक प्रकार से हमारे यहाँ जो स्थायी नौकरी है उसकी जगह पर रिप्लेस किया जा रहा है कच्ची नौकरी को, फिक्स टर्म को, और इससे जो है लूट का एक तंत्र जो है विकसित होगा, वो चाहे सरकारी क्षेत्र के अंदर हो और चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर। ये सब कारपोरेट्स के लिए किया गया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया गया। सेठी जी, आज के दिन हरियाणा में खास करके ये कौशल रोजगार निगम जो इन्होंने बनाया हरियाणा की सरकार ने, उसके बाद से प्रचार किया जा रहा कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, ठेकेदारों का जो शोषण है ठेकेदारों के द्वारा वो खत्म हो जाएगा। तो क्या वास्तव में ये कौशल रोजगार निगम बनने से ठेका प्रथा खत्म हो गई? और क्या वर्षों से जो काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में कच्चे कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, क्या वो उनकी नौकरी पक्का होने की गारंटी ये कौशल रोजगार निगम जो है वो देता है या नहीं देता है? क्या है इस कुल मिला के इसके पीछे सरकार की मंशा ये बनाने की? धन्यवाद विनोद जी, आपने ये गंभीर सवाल उठाया है। और ये ठेका प्रथा, इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो हम 28-29 मार्च को करने जा रहे हैं, इसका एक ये प्रमुख मुद्दा है। तो जो ये आपका सवाल है कि क्या इस कौशल रोजगार निगम के बनने के बाद ठेका प्रथा खत्म हो गई है, तो इसको अभी जो जय भगवान जी बात रख रहे थे ठेका प्रथा पे कि क्या क्या ठेका कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है, उसके साथ अगर हम जोड़ के देखें, जो कर्मचारियों को इस ठेका प्रथा में जो परेशानियां, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध करता है ठेका प्रथा का। तो आज भी अगर आप देखेंगे इस कौशल रोजगार निगम में
अब भी वही स्थिति है। 1 साल के लिए अनुबंध के ऊपर कर्मचारियों को डिप्लॉय किया जा रहा है। पहले भी ठेका प्रथा में ऐसा होता रहा है। इसके बाद कम वेतन मर्जी से देना, समान काम समान वेतन का तो दूर दूर तक कहीं बात ही नहीं। आज भी जब ये कौशल रोजगार निगम जो है उसकी भी यही स्थिति है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए कौशल रोजगार निगम ने तो अब जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी, जो डीसी रेट तय करते थे, अलग अलग जिलों में अलग अलग होते थे, अब निगम ने डीसी के रेट निकालने पे पाबंदी लगा के सरकार ने खुद अपने निगम ने रेट निश्चित कर दिए और घोषित कर दिए हैं। और वो भी उसी प्रकार की स्थिति है जैसा पहले डीसी रेट जिला वाइज अलग अलग होता था। अब भी निगम के जो रेट आए हैं 3 हिस्सों में पूरे हरियाणा के 22 जिलों को बांट दिया है। और अगर मैं उदाहरण के रूप में एक कैटेगरी का आपको दर्शकों को हम बताना चाहें, ग्रुप डी का कर्मचारी अगर गुड़गांव में लगता है उसको 17,520 रुपए मिलेंगे, पानीपत में लगता है 15,450 रुपए मिलेंगे, सिरसा में लगता है तो 14,330 रुपए मिलेंगे। तो ये असमानता निगम बढ़ने के बाद भी उसी प्रकार से बनी हुई है जैसे पहले बनी हुई थी। पहले भी जो कच्चा कर्मचारी था, ठेके का कर्मचारी था, उसको कोई महंगाई का भत्ता नहीं मिलता था, कोई मेडिकल भत्ता नहीं मिलता था, कोई हाउस रेंट नहीं मिल रहा था। आज निगम के भी यही स्थिति है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। पहले भी उस ठेका प्रथा में, आउटसोर्सिंग पॉलिसी में उसको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, आज भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अवकाश की पहले उसको सुविधा नहीं थी, और अब निगम में तो बकायदा ये लिख दिया है कि हरियाणा सरकार के नियमानुसार जो राजपत्रित अवकाश है उसके अलावा अगर कोई कर्मचारी अवकाश लेगा तो उसके वेतन में से कटौती होगी। इसके अलावा काम के घंटे ना पहले निश्चित थे ठेका के कर्मचारी के, ना अब निश्चित थे। उसका आने का समय तो है लेकिन उसका जाने का समय कोई नहीं है। हक मांगने पर ये जो अधिकार है, लेबर राज जिसकी चर्चा की, इसको ठेका प्रथा में जब ये निगम नहीं था, निगम से पहले अगर हम देखें कोई हक मांगता था कर्मचारी तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता था। आज भी वही स्थिति है। पहले ठेकेदार और अधिकारियों को बाहर करने की शक्तियां थी, अब निगम और अधिकारियों के पास वो शक्तियां आ गई। तो इसलिए जो आपका ये सवाल था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई है, ये बिल्कुल नहीं, ये सरकार का कुप्रचार है। ये खत्म नहीं हुई बल्कि और सरकारी संरक्षण में ये मजबूत कर दी गई है, सर्व कर्मचारी संघ का ये कहना। जहां तक दूसरा आपका एक मुख्य सवाल था कि क्या पक्का होने के कौशल रोजगार निगम से, तो ये बिल्कुल खुले ही नहीं, बिल्कुल कर दिए हैं सरकार ने। और ऊपर से सालों से जो काम कर रहे थे 14, 15 साल से कर्मचारी, उनको हटाने की तैयारी इस कौशल रोजगार निगम के तहत सरकार ने कर दी। अभी प्रथम चरण में 180 कैटेगरी के पद इस कौशल रोजगार निगम में शामिल किए हैं। हर रोज उसमें कोई भी सेवा सुरक्षा की मांग कर्मचारी करता है, जो ठेका का कर्मचारी है, उसको कौशल रोजगार निगम में दर्ज कराने की बात की जाती है। तो इसका लेवल भी उन्होंने वितरित कर दिया है, 4 लेवल बनाए हैं। और इसमें अगर मैं कुछ कैटेगरी की जरूर आपके इस चैनल के माध्यम से मैं श्रोताओं को जरूर देना चाहूंगा, इसमें क्लर्क से अकाउंटेंट तक, जेबीटी से लेक्चरर तक, कंडक्टर, ड्राइवर, पटवारी, कानूगो, जेई, एसडीओ, ग्राम सचिव, पुलिस का कांस्टेबल, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन और ग्रुप डी के तमाम कर्मचारी जो इसमें जो पद है वो इसमें शामिल किए गए हैं। और आज भी फोन आपके इस कार्यक्रम में जुड़ने से पहले आए हुए थे। जो बाहर करने के 3-4 रास्ते सरकार ने इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से किए हैं। जो पहले जो कर्मचारी सालों से लगा हुआ है उसकी संख्या है 1,62,000। सरकार उसको पक्का करने की बजाय, उनके समान काम समान वेतन को लागू करने की बजाय उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तरफ बढ़ रही है। अब जो कुछ कर्मचारी इसमें जो उन्होंने क्वालिफिकेशन निर्धारित की है वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते। क्लर्क लगा हुआ है कोई, उसको कह रहे हैं तू +2 नहीं है, तुझे अगर पीएन लगना है तो तू आ जा, एफिडेविट दे दे। ये आज के ही मतलब के फोन आपके कार्यक्रम के जुड़ने से पहले आ रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से उसको जोड़ दिया गया है,
उसकी इनकम को देखा जा रहा है, कितनी उसकी परिवार की इनकम है, तब उसको रोजगार मिलेगा। यही नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी भी सरकार ने इस कौशल रोजगार निगम पे लागू कर दी है। अब ये निश्चित नहीं होगा आने वाले समय में, आज जो स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई ठेकेदार कर्मचारी डिप्लॉय किया है कौशल रोजगार निगम ने, अगले साल वो रहेगा या नहीं रहेगा, वो स्वास्थ्य विभाग में रहेगा या स्कूल में जाके काम करेगा या एग्रीकल्चर के दफ्तर में काम करेगा, ये तमाम यूनियन को बनाने का जो अभी लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे थे कॉमरेड जय भगवान, यूनियन बनाने का भी मतलब कि इसको वंचित करने का ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो ये ठेका प्रथा मजबूत हुई है, पक्का करने में समान काम समान वेतन लागू करने की बजाय मुख्य मांग से ध्यान हटा दिया गया है। आज पूरे प्रदेश में ये अकेले 1,62,000 जो कच्चा कर्मचारी है, इसमें एनएचएम का कर्मचारी भी है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान और अन्य परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, उनको वंचित कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो बेरोजगार युवा है, जो आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर अगर देखें 10 लाख आज रोजगार पक्की नौकरी दी जा सकती है, उस नौकरी को पक्की को भी इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अच्छी नौकरी का पक्का प्रबंध सरकार ने किया है, ये सर्व कर्मचारी संघ का कहना है। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जो स्पष्ट मांग है इस हड़ताल के अंदर कि सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों, चाहे वो शिक्षक है, परियोजना कर्मी, जो परियोजना कर्मचारी है, तमाम को पक्का करे। और इस मांग को हम दोहराते हैं और इसका तमाम जो ठेका का कर्मचारी है वो सड़कों पे आ गया है और सरकार को इसका करारा जवाब देगा। इसका अर्थ ये है कि ये कौशल रोजगार निगम एक संस्थागत रूप लेने जा रहा है आने वाले समय में ठेका प्रथा को। इससे कोई कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने की जो रास्ता खोलने की बात की जा रही है, जो झांसे दिए जा रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, CITU की राज्य अध्यक्ष, और मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, मतलब असंगठित एक असंगठित क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर भी, देश के अंदर भी करोड़ों मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जिसमें निर्माण का मजदूर है, मनरेगा का मजदूर है, ईंट भट्ठों पे काम करने वाले मजदूर हैं, शहरों में खुली दिहाड़ी करने वाले रेहड़ी पटड़ी के मजदूर हैं, जो काफी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर इनकी लाखों की में संख्या इनकी है। ये हड़ताल जो है राष्ट्रीय स्तर की 28-29 मार्च की, इस हड़ताल के अंदर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके क्या मांग मुद्दे हैं, क्या सवाल उनके हैं, इस हड़ताल के माध्यम से जो ट्रेड यूनियन उठा रही हैं आज, उसके ऊपर आप CITU की तरफ से क्या आप सोचते हैं? इन मजदूरों की जीवन दशा कैसे ठीक हो, क्या है आज ये मांग मुद्दे, इस पे आप अपनी बात रखें। विनोद जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, वो असंगठित क्षेत्र में काम भी करता है और असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए मजदूरों का बड़ा हिस्सा आज भी असंगठित है और उनके ज्यादातर मुद्दे जो है वो अनदेखे रह गए हैं और उनके ज्यादातर मुद्दे आज किसी भी तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किए जा रहे हैं। और सरकारों के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो हैं वो किसी तरह से कोई प्रायोरिटी का या उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दे सरकार, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। उल्टे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर आज संगठित हैं और संगठित होकर अपने हक और अधिकारों के लिए जो आज आवाज उठा रहे हैं, उनके भी जो संघर्षों से हासिल किए हुए हक और अधिकार हैं, आज सरकार उनको भी छीनने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा में भी और पूरे देश के अंदर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो एक बड़ा हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई शायद है, उस बोर्ड के अंदर निर्माण के मजदूरों का पंजीकरण नहीं कर रही है। जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं के लाभ नहीं मिल रहे हैं। जब ये बोर्ड बना था तब उसमें यूनियनों को ये अधिकार दिया गया था
निर्माण क्षेत्र के मजदूरों की यूनियनों को कि वो अपने जो है मजदूर जिनको वो जानते हैं कि ये मजदूर निर्माण का काम करता है उसका वेरिफिकेशन वो करेंगे। बोर्ड में शर्त थी कि 90 दिन का जो काम है 90 दिन और उसके साथ साथ फिर उसके जो लाभ मिलते हैं वो लाभ भी दे रहे हैं। वेरिफिकेशन का जो काम दिया गया है वो पंचायत सेक्रेटरी को, तहसीलदार को, जो है पटवारी को ये काम दिए गए हैं, जिनको यही नहीं पता कि कौन मजदूर जिसने 90 दिन का काम पूरा कर लिया या नहीं कर लिया है। और जो सुविधाएं नहीं है, हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये उनके आपको अधिकारों पे डाका है। अब सुरेखा जी आपकी आवाज ये नहीं आ रही। एक हिस्सा मनरेगा के मजदूरों का भी है जो सुरेखा शायद कनेक्टिविटी उनकी नहीं है। मतलब एक प्रकार से जो कोरोना का जो पीरियड गुजरा है, लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कह लीजिए या संगठित क्षेत्र के अंदर कह लीजिए, और सबसे बड़ा एक अवसर था सरकार के पास मनरेगा में बजट बढ़ा के लोगों को रोजगार देने का। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसमें 40% पिछले साल के मुकाबले जो है वो बजट में कटौती की है। और जो मनरेगा के अंदर जो 100 दिन का काम की जो गारंटी का कानून है, हरियाणा की स्थिति ये है कि जितने लोगों ने आवेदन किया है या जिनको काम मिला है वो 34 दिन की भी एवरेज नहीं है। ये हरियाणा की स्थिति है। तो ये मनरेगा के अंदर आप कह लीजिए रेडी पटड़ी के मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है, उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। कोरोना में सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। लेकिन उनके लिए भी कोई किसी प्रकार की सुविधा या किसी प्रकार का उनको कोई प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया। एक भारी एक संकट है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो अपने छोटा मोटा कोई साधन, कोई रिक्शा है, कोई ऑटो रिक्शा है, कोई सामान ढोने का काम करते हैं, कोई रेहड़ी चलाते हैं, उनके लिए मतलब कोई सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी है वो जो की जानी चाहिए उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं असंगठित क्षेत्र के इस हड़ताल के अंदर, जिसको कहा जा रहा है कि सरकार कम से कम ये सुनिश्चित करे कि 7,500 रुपए प्रति माह जो है उपलब्ध हो जाए ऐसे परिवारों को जिनका जो है जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं या जो जिनका टैक्स के दायरे से बाहर है। लेकिन सरकार ने पूरे कोरोना पीरियड के अंदर उसके बाद भी जो विनोद जी। यस लंबा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और पूरे विनोद जी अनम्यूट है आपका शायद। नहीं, हेलो लंबा जी मैं आपके पास आ रहा हूं और आवाज नहीं आ रही है। हरियाणा के अंदर खास करके जो पुरानी पेंशन का सवाल है वो लगातार पिछले लंबे समय से काफी ज्यादा उठ रहा है। और पंजाब विधानसभा के जो चुनाव हुए, अभी यूपी के जो चुनाव हुए हैं, उनमें भी ये सवाल रहा है। और राजस्थान की विधानसभा ने पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास किया है, बघेल की सरकार ने प्रस्ताव पास किया है। तो ये पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग जोर पकड़ रही है, ये क्या है पूरा मसला, क्या मांग है, और ये किस सरकार ने पुरानी पेंशन का जो कानून था उसको खत्म करके नई पेंशन स्कीम लेके आई थी? क्या है ये पूरा मसला? हमारे दर्शक इसको जानना चाहते हैं। देखिए विनोद जी, ये इसको ना हम अलग अलग टुकड़ों में देखने की बजाय, जैसे पुरानी पेंशन खत्म करके नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू करना, लेबर लॉज जो हमारे लड़ करके हासिल किए थे उनको खत्म करके लेबर कोड्स बनाना, या कौशल रोजगार निगम बनाना, या मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर सारे पीएसयूज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेचना, और अब तो भूमि का भी मुद्रीकरण किया जा रहा है, अभी जल्दी ही उसकी एक निगम बनने की बात आ रही है।
तो इसको अलग अलग देखने की बजाय हम ऐसा देखते हैं कि ये सब जो नवोदारीकरण की आर्थिक नीतियां हैं उसको ये सरकार आक्रामकता के साथ लागू कर रही है, और उससे जो गुस्सा, आक्रोश, महंगाई, बेरोजगारी वो जो बढ़ रही है, वो संगठित होकर के कोई आंदोलन की शक्ल ना ले। इस वजह से ये जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाका के नाम पर ये जो मेहनत कशों की एकता को तोड़ने का प्रयास भी साथ साथ जारी है। जहां तक पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, इस पर भी निश्चित तौर से हम आपको बता सकते हैं कि 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी, और उस सरकार में इस पुरानी पेंशन को खत्म करके नेशनल पेंशन सिस्टम एक कैबिनेट की अप्रूवल के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके इंप्लीमेंट किया। कोई पार्लियामेंट से बिल पास नहीं हुआ, लेकिन 2004 में वो सरकार चली गई और यूपीए की सरकार आ गई जिसको लेफ्ट से बाहर का समर्थन था। तो लेफ्ट ने कहा कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो हम इसको सपोर्ट सरकार को नहीं करेंगे। लेकिन जब न्यूक्लियर डील के ऊपर सपोर्ट वापस लिया, उसके बाद में जब चुनाव हुए, जब कांग्रेस की ताकत बढ़ गई, उसके बाद 2013 में ये जो पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, मजेदार बात ये है विनोद जी कि ये पुरानी पेंशन को खत्म करने के संदर्भ में अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वो जो बिल पास हुआ तो उसमें जब री इंट्रोड्यूस उसको किया तो सुषमा स्वराज जो सर्वोदय हमारी आज हैं संसदीय कार्य मंत्री, यूपीए सरकार से उनसे बात करते हैं कि अगर आप इस बिल को सपोर्ट करें तो इस बिल को हम लेकर के आए। तो सुषमा जी ने ये कहा कि ये बिल तुम्हारा नहीं है, ये बिल तो बीजेपी का है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का है, हमारी सरकार चलेगी, हम पार्लियामेंट इसको पास नहीं कर पाए, आप इसको लाइए, हम आपके साथ हैं। तो लेफ्ट के जो ताकत हमारी वहां उस टाइम घटी हुई थी 40 के आसपास, शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, केवल उनका विरोध था। बाकी कांग्रेस और बीजेपी और इनके सहयोगी जो दल थे मिल करके ये पीएफआरडी एक्ट पार्लियामेंट में पास करके और जनवरी 2004 से अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसमें किया। और आज की अगर तारीख में हम देखें तो केवल बंगाल में पुरानी पेंशन है, क्योंकि त्रिपुरा, बंगाल और केरल ये जो लेफ्ट की सरकारें रही उसके पृष्ठभूमि में वो पुरानी पेंशन ही जारी रही। जैसे ही कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में अभी आई है तो सबसे पहला काम पुरानी पेंशन को खत्म करके एनपीएस लागू करने का काम किया। ऐसे ही केरल के अंदर जो ये जो पिछली हमारी लेफ्ट की सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसने भी, जो यूडीएफ की सरकार थी उसने पुरानी पेंशन को खत्म करके एनपीएस को लागू किया। तो ये कुल मिलाकर के जो नवोदारीकरण की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा काम और कारपोरेट सेक्टर को मतलब पूरी तरीके से छूट और मीडियम क्लास के ऊपर बोझ। अब आप देखेंगे कि जो कारपोरेट टैक्स था वो 30% था जब सरकार सत्ता में मोदी जी आए, और आज उसको घटा करके लगभग 15% पर लेकर के आ गए। मतलब कारपोरेट को बड़े पैमाने पर छूट दी जा रही है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल ये देखेंगे भारी मतलब मार पड़ रही है। तो इसलिए इसका जो अगर हम देखते हैं कि यहाँ तक कि हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि एनपीएस बहुत अच्छा है। अगर एनपीएस इतना अच्छा है तो वो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? एक बार कोई एमएलए बन जाए, 2 बार बन जाए, जितनी बार बनेगा उतनी बार ही उसको पेंशन मिलेगी। और एक सर्विस का जो हमारा जो सेवा कर्मचारी है 30-32 साल तक सेवा करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन का हक छीन लिया है सरकार ने। तो पूरे देश में मांग उठ रही है। जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान की बात है, जहां तक हम समझते हैं वैसे तो पे और अलाउंस स्टेट सब्जेक्ट है, समृद्धि सूची में है, लेकिन जैसे एग्रीकल्चर भी समृद्धि सूची में है, लेकिन पार्लियामेंट ने पास की ना 3 कृषि कानून, और अगर वो रद्द हुए तो उस पार्लियामेंट ने किए। तो इसी प्रकार से जब पीएफआरडी एक्ट पार्लियामेंट से पास है तो पार्लियामेंट ही इसको निरस्त करके पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर सकती है। अब राजस्थान सरकार ने किया तो सरकार ने की है, तो हम देखते हैं भाई किस तरीके से क्या होगा। और निश्चित तौर से राजस्थान की सरकार ने जो बहाली की बात की है बजट में, उसके बाद पूरे देश में ये मूवमेंट और जोर पकड़ने लगा है। लेकिन यहाँ भी साजिश रची जा रही है, सरकार की तरफ से ही कुछ ऐसे संगठन भी खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बोलते हैं कि
अब ओपीएस वाले अलग हो जाएंगे, यानी कि जनवरी 4 से पहले वाले कर्मचारी अलग आ जाए, ओपीएस पे ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, एनपीएस वाले अलग आए, इकट्ठे मिलो, संगठित करो, आंदोलन करो, बहाली हम करेंगे। और तीसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, ये 3 प्रकार के सरकार की तरफ से साजिशें हैं कि ये जो सर्व कर्मचारी संघ है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन है, इसको जो ताकत है उसको कमजोर करने के लिए ये 3 अलग अलग तरीके से इस आंदोलन का निर्माण करने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार को पूरी तरीके से इसमें निराशा ही हाथ लगेगी जैसे पहले लगी है। हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अगर तीनों जो घटक हैं, चाहे डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट कच्चा कर्मचारी है, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम का कर्मचारी है, चाहे एनपीएस का कर्मचारी है, तीनों मिल करके लड़ेंगे तो निश्चित तौर से ओपीएस वाले जो हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पेंशन बचेगी, एनपीएस वालों को पेंशन लागू होगी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की सेवाएं रेगुलाइजेशन होगी। लेकिन सरकार ऐसा करने का तैयार नहीं है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो महासचिव हमारे महोदय जी सेठी जी बोल रहे थे कि देखिए कौशल रोजगार निगम है, 3 रेट तय कर दिए, मतलब हरियाणा को 3 रेटों बांट दिया। और भाषण क्या है, हरियाणा में एक, हरियाणा एक, पूरे देश में बोलते हैं एक राष्ट्र एक मतदाता सूची। तो एक राष्ट्र में एक मतदाता सूची में एक देश में 2 प्रकार की नौकरी, 3 प्रकार की नौकरी क्यों है? एक देश में एक प्रकार की पेंशन क्यों नहीं है? कौशल रोजगार निगम ने 3 रेट तय करे। हम दावे के साथ कह सकते हैं जिसने वो 3 रेट तय करे उसके पास अधिकार ही नहीं है वो रेट तय करने का। रेट कौन तय करेगा? उसके पास कोई अधिकार नहीं है। हाउस रेंट तो अलग अलग हो सकता है, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हाउस रेंट को, लेकिन वेतन को 3 में नहीं बांट सकते। पूरी तरीके से मतलब इलीगल तरीके से काम सरकार करने जा रही है। और ये कौशल रोजगार निगम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल 2006 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि जहां रेगुलर प्रकृति का कार्य है, कर्मचारी आउटसोर्सिंग डीसी रेट पे नहीं लगेगा। ये बैकडोर एंट्रीज आप करवा रहे हो। काम पक्का है तो नौकरी पक्की। 2010 अप्रैल 2006 के बाद में जहां काम पक्का है, एडवर्टाइजमेंट निकालो, सबको समान अवसर दो और उसकी सेवाओं को रेगुलर भर्ती करो। लेकिन ये जो कौशल रोजगार निगम बनाने का जो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के भी खिलाफ है। और देश के लाखों कर्मचारी, यूथ, जो नौजवान जिसके दम पर मतलब सरकार आने का दम भरते हैं, आज उसकी हालत क्या बना रखी है। मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी उसके पास नहीं है, हैंड टू माउथ पूरी तरीके से कर रखे हैं, समान काम समान वेतन तक उनको नहीं दिया जा रहा है और छटनियां करे जा रही है। आज हमारे जब कर्मचारी छटनी है, हमारे पीटीआई है और ग्रुप डी के कर्मचारी है, समान जो बिना खर्ची की बात करते थे, 1500 करीब स्पोर्ट कोटे कर्मचारी निकाल रखे हैं। उनको वापस लेने का बात हुई थी लेकिन अब तक बात नहीं हुआ। और यहाँ तक भी कर्मचारी के ऊपर तो इस तरीके से शिकंजा, मतलब हमारे कर्मचारी का बच्चा 100% अंक लेकर के भी नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 जो नंबर है वो एक्स्ट्रा मतलब और किसी को दिए जाएंगे। हम सरकार से कह रहे हैं कि ग्रुप डी का कर्मचारी लग रहा है, उसको भी आप 5 नंबर काट रहे हो, तो ये रिटायर जो कर्मचारी होगा उसके 5 नंबर काट रहे हो। ये कर्मचारियों को फूट डालने की एक साजिश तो आप रच रहे हो। तो ये जो सारे इशू है, इसको लेकर के 28-29 तारीख की जो हड़ताल है, पूरे देश में जिस प्रकार की तैयारियां हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बड़ी तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। सरकार की जो नौकरीकरण की नीतियां हैं, उनको भी पुरानी पेंशन रेगुलाइजेशन के तो तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर के कर्मचारी बड़े उत्साहित हैं। और दर्शकों को मैं आपके चैनल के मार्फत से अपील करना चाहते हैं कि जो वो बात करते हैं कि भाई हमारी पुरानी पेंशन, एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा, मौका है उनको 28-29 तारीख को हड़ताल को ज्वाइन करें। अगर 28-29 तारीख की हड़ताल, जहां 20 करोड़ लोग इस मांग को उठा रहे हैं, अगर वो हड़ताल में नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ मिली भगत का काम कर रहे हैं। सब लोग इस हड़ताल में आएंगे तो हमारा आंदोलन मजबूत होगा और इस हड़ताल के बाद निश्चित तौर से हरियाणा बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। शुक्रिया लंबा जी। सुरेखा जी, आपसे सवाल है अगला। हरियाणा के अंदर स्कीम वर्कर्स पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रही है और अभी हम कह सकते हैं कि आज आंगनवाड़ी की हड़ताल को 104 दिन हो चुके हैं। उनको बर्खास्तगियां की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उससे पहले आशाओं ने जो कार्यक्रम का ऐलान किया था 17 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पे, तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार सरकार ने किया। ये करीबन 1 लाख स्कीम वर्कर्स हरियाणा के अंदर आंदोलन पे हैं और सरकार इस पूरे आंदोलन को मतलब दमन के रास्ते से दबाना चाहती है। इसको आप किस रूप से देख रहे हैं?
क्या टिप्पणी आप इस पे करना चाहते हैं सुरेखा जी? सुरेखानी जी नहीं जुड़ी हुई है शायद। जय भगवान जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पूरे देश के अंदर जो है 1 करोड़ के करीब है स्कीम वर्कर जो सरकारी विभागों के अंदर काम करती है। वो काम सरकार का करती है, जनता का काम करती है, लेकिन उनको ना तो कर्मचारी का दर्जा है, ना उनको मजदूर का दर्जा है। और ये बहुत बड़ी साजिश है, ये नव उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है कि आप सस्ती श्रम, सस्ती मेहनत जो है, आपको कुछ देना ना पड़े और आपका काम चलता रहे, ये है वो प्रक्रिया। और इसमें महिलाओं के मेहनत की, उनके जो काम करती हैं, उसकी बड़ी पैमाने पर यह लूट है जो स्कीम्स के रूप में केंद्र सरकार ने शुरू कर रखी है। दूसरी बात इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 1 लाख के करीब है ये स्कीम वर्कर्स, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स है, आशा वर्कर्स है और मिड डे मील वर्कर्स है, क्रैच वर्कर्स हैं। पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ की संख्या है। अभी बहुत लंबे टाइम से, मतलब मिनिमम भी एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार पूरा नहीं कर रही है। अभी आंगनबाड़ी का आंदोलन चल रहा है, 104 दिन हो गए। बातचीत की बजाय खुद मुख्यमंत्री की घोषणा है विधानसभा के अंदर 2018 में कि हरियाणा वो पहला स्टेट होगा जो अपने वर्कर हेल्पर को जो है कुशल का दर्जा प्रदान करेगा और ये महंगाई भत्ते के साथ इनके मानदेय को जोड़ा जाएगा। ये खुद उनकी घोषणा है, प्रोसीडिंग्स के अंदर है। ये घोषणा जो है प्रधानमंत्री की है 10 सितंबर 2018 की कि इनके मानदेय में 1500 750 की बढ़ोतरी की जाएगी। दोनों ही मांगों पर हरियाणा की सरकार बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही तानाशाही रूप जिसको कह सकते हैं वो अपनाए हुए हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। और इसके बजाय जो है वो उल्टा वर्कर्स और हेल्पर्स को वो दमन के तरीके, उस दमन का बहुत ही मजबूती के साथ वो मुकाबला कर रही हैं हरियाणा की वर्कर और हेल्पर्स। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक है सरकार का मांगे स्वीकार न करना और दूसरा है कि महिलाओं के इतने बड़े हिस्से को पुलिस या दमन के दम पे ना उनको प्रदर्शन करने के लिए, ना विधानसभा का बजट सेशन था, ना उनको वहां जाने दिया गया, गिरफ्तारियां की गई, मारपीट की गई और जो है घरों में रोका गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ऐसा कभी हरियाणा ने पहले कभी नहीं देखा जो किया जा रहा बीजेपी की सरकार के द्वारा। ऐसा ही आशा वर्कर्स के साथ किया गया है। जो कटौती उनकी थी, उस कटौती की बहाली के लिए वो सरकार के साथ नेगोशिएट कर रहे थे और सरकार मान चुकी थी। उसके बाद भी इसको लागू नहीं किया तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जा रहे तो आपने पहले दिन से उनको जो है घेरेबंदी शुरू कर दी। ये कहां का जनतंत्र हुआ? तो अब ये सरकार ये भी करेगी कि कोई अपना अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, जो जनतंत्र है, आप उस पर भी हमलावर होंगे, आप किसी को जाने नहीं दोगे। और ये केवल यहाँ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो टेंडेंसी है, भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग राज्यों की ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि जब भी मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, आप मतलब आपने रैली रखी है, विधानसभा पे प्रोग्राम रखा तो पहले दिन आपकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। तो ये जो शासन चलाने का जो तरीका है ये बिल्कुल नाजायज है और तानाशाहीपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और आज जो पूरे हिंदुस्तान की, पूरे देश की और पूरे हरियाणा की जो वर्कर्स हेल्पर्स हैं या आशा वर्कर्स हैं या मिड डे मील वर्कर्स हैं, वो क्या मांग कर रही है? वो ये मांग कर रही है कि जो 45वां जो श्रम सम्मेलन था, जिसके अंदर इन कर्मचारियों, इन स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने का, न्यूनतम वेतन लागू करने का, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का ये फैसला हुआ था 2013 के अंदर। तो उसके बाद बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, आज तक वो फैसला लागू नहीं किया गया। तो आप जो है मेहनत की लूट करेंगे, आप काम करेंगे। ये कोरोना का जो पीरियड गुजरा है, उस पीरियड में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव जिसने काम किया है गांव से शहर की कॉलोनियों के अंदर, वो आशा वर्कर ने किया है, वो आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया है, उसके साथ मिड डे मील जुड़े हैं, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं विभागों के अंदर। आप ग्रामीण चौकीदारों को देख लीजिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कह लीजिए, और भी कच्चे कर्मचारी जो काम करे, जिन्होंने कोरोना के अंदर, जिनकी टीम बन के आप पूरे कोरोना से लड़ाई के लिए आप उनको नीचे उतारे मैदान में, लेकिन आप उनके लिए कोई एक नए पैसे का नया प्रावधान नहीं करते। तो ये है सरकार का रुख जो है स्कीम वर्कर्स के प्रति और जो कच्चे कर्मचारी है उनके प्रति। तो हम ये कहना चाहते हैं इस हड़ताल के अंदर भी मुद्दे हैं, इनको सबको सफाई किया जाए और कम से कम न्यूनतम जो है वेतन जो वो 24,000 से कम किसी भी कैटेगरी का ना हो, ये मांग इस हड़ताल के अंदर की जा रही है। सेठी जी, एक तो बात मैं यदि आप सुरेखा जी बोलिए। हाँ बोलिए।
बस इसमें ये एडिशन कर रही हूँ मैं कि ये जो सरकार, बीजेपी की सरकार जब 2014 में आई थी सत्ता में, तभी भी उन्होंने एक नारा दिया था जो काफी फेमस हुआ था। आपकी आवाज फिर चली गई। नारा दिया था, यदि सुन पा रहे हैं आप तो मैं बोलूं 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, जी बोलिए बोलिए। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार तो महिलाओं पे जो शोषण और अत्याचार था उसके खिलाफ नारा देके ये सरकार सत्ता में आई थी, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की बेटियां आज ये देख रही हैं कि ये सरकार जो है महिलाओं पे खुद किस तरह से अत्याचार कर रही है, और जो हरियाणा की बेटियां महीनों से सड़कों पे बैठी हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कोई लगता है कनेक्टिविटी की ज्यादा प्रॉब्लम है आपके पास। तो सेठी जी से मेरा सवाल है अगला। सेठी जी, हरियाणा के अंदर लिपिक जो कर्मचारी हैं, मतलब 35,400 रुपए वेतनमान देने की ये जो मांग है इनकी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये मांग क्या है, इसके ऊपर आप रोशनी डालें। जी, ये विशेषतः हमारे हरियाणा प्रदेश का एक मुख्य मुद्दा है। ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ से जुड़ी हुई मांग है, जो कि सचिवालय से लेकर विद्यालय तक जो काम करने वाला लिपिक का कर्मचारी है, उससे इसका सीधा संबंध है। ये वेतन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका थोड़ा सा मैं संक्षिप्त सा इतिहास, जो आपने प्रश्न किया है, वो रखना चाहूंगा। जनवरी 2006 में जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो क्लर्क को 52,20,200 के वेतनमान में 1900 ग्रेड पे दिया। काम की अधिकता और तमाम जिम्मेवारियों को देखते हुए जो शिक्षा विभाग का क्लरिकल एसोसिएशन है हिंसा, इसने एक आंदोलन की शुरुआत की 2012 के अंदर, और उसका बेस लिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो किसी पद के वेतनमान निर्धारित करने के जो 10 बिंदु हैं, उनको वो पूरा करते थे। उस इशू को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए पे बैंड 2 में 93,34,800, ग्रेड पे 3200 की मांग को लिए आंदोलन शुरू हुआ पूर्व की सरकार में 2012 को। और इसी दौरान जब आंदोलन चलता है, हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, उसने भी वहां के पंजाब के क्लर्क को ग्रेड पे 3200 दे दी। तो उसी आंदोलन में चलते चलते जो पहले केवल पे बैंड 2 की मांग को लेकर चल रहा था कि 3200 ग्रेड पे दिया जाए, उसके साथ ये मांग जुड़ जाती कि पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। और लंबे संघर्ष के बाद लगातार 477 दिन कुरुक्षेत्र में पूर्व वित्त मंत्री हरमिंदर सिंह चट्ठा के निवास पे धरना चला दिन रात का। और 25 अगस्त 2014 को पूर्व की सरकार ने मंत्रिमंडल में बाकायदा प्रस्ताव पास किया कि 1 नवंबर 2014 से पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा। इसी दौरान चुनावों की घोषणा हो जाती है। अब यहाँ ये जो अभी तमाम मुद्दों पे, कौशल रोजगार निगम पे, एनपीएस पे, लेबर कोड पे जो राजनीति की बात आ रही है, ये भी मुद्दा एक राजनीति से जुड़ा है। तो जो कांग्रेस की उस समय हुड्डा की सरकार थी, लागू कर दिया कि हम 1 नवंबर 2014 से इसको लागू करेंगे। तब लागू नहीं किया 25 अगस्त 2014। इसी दौरान चुनाव आ गए। चुनाव में बीजेपी ने इसको अपने घोषणा पत्र में मुख्य मुद्दा बनाया, जिसको वो कहते हैं मेरा गीता का समान घोषणा पत्र है। और प्रोफेसर गणेशी लाल जी जो मांग पत्र के घोषणा पत्र को बनाने वाले मुखिया थे, उन्होंने बाकायदा हमारे से पूरा इसके आधार कि क्यों आप मांग रहे हो पंजाब के समान वेतनमान, वो तुम्हारा हमारे से रिकॉर्ड मांगा।
और बकायदा ये सूचित किया एसोसिएशन को कि भाई ये बिल्कुल आपकी मांग जायज है और बीजेपी बिल्कुल इस प्रकार की पार्टी, हम अपने घोषणा पत्र में जो लिखते हैं उसको पहले जांच करते हैं और जांच करने के बाद लिखते हैं इसको लागू करेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको आपको देंगे। बीजेपी की सरकार, सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार 2014 में सरकार बन गई खट्टर साहब के नेतृत्व में। घोषणा पत्र के वायदे से पलटते हुए पहली मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी की सरकार ने इस फैसले को होल्ड पे रख दिया, जो आज तक होल्ड पे रखा हुआ है, रोक लगा दी और ये कहा कि माधवन आयोग हमने इस पे बैठा दिया, वो इसकी समीक्षा करेगा और जो भी रिपोर्ट होगी हम उसको लागू करेंगे। हम फिर माधवन आयोग के सामने पेश हुए, पूरे तर्क रखे। आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बकायदा लिखा कि ये मांग बिल्कुल जायज है, पुलिस कर्मचारी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ये मांग है, लागू करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया और इसी दौरान 7th पे कमीशन आ जाता है, उसकी रिपोर्ट लागू सरकार ने एक तरफा कर दी। हमने उसका विरोध भी जताया। सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जो जीत हासिल की थी 25 अगस्त 2014 के फैसले की, और 7th पे कमीशन में मात्र 845 रुपए की बढ़ोतरी लिपि की हुई। और आखिर में तो मुख्यमंत्री ने, जो सर्व कर्मचारी संघ के साथ मीटिंग हो रही थी 2019 के चुनाव से पहले, ये कह दिया कि इसको जुमला समझ के आप भूल जाइए। जो गणेशी लाल जी ये कहा करते थे कि हम पूरा सर्च करके देख के इसको मांग पत्र में शामिल करते हैं, आज वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जुमला समझ के इसको छोड़ दीजिए। इसी दौरान दोबारा चुनाव होते हैं 2019 में। जजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में ये लागू रखी बात कि हम आए तो हम भी लागू करेंगे। दोबारा से जब गठबंधन की सरकार बनी, आज दोनों का वायदा है। जजपा के उप मुख्यमंत्री भी इसको मुकर गए जब सर्व कर्मचारी संघ मिला कि मुझे पूरा बहुमत नहीं है। और यहां तक कि अभी जो हमारे राज्य अध्यक्ष रामबाजी बोल रहे थे, बाकायदा पुरानी पेंशन पे खट्टर साहब का क्या बयान है? प्रदेश के मुख्यमंत्री का बजट सेशन के बाद जब पत्रकारों से रूबरू होते हैं, कहते हैं सरकार का कोई पुरानी पेंशन बहाली का विचार नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? जिस कर्मचारी को पुरानी पेंशन चाहिए वो नौकरी छोड़े, चुनाव लड़ ले और विधायक बन के आ जाए और पुरानी पेंशन ले ले। यही बीजेपी जजपा ने जब मिनिस्ट्रियल स्टाफ के वेतन की बात की तो ये कहा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कि मुझे कौन सा जजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। तो वो आज भी मांग उसी प्रकार से पेंडिंग हमारी खड़ी है। और ये मांग जो है, ये भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये अकेला 25 अगस्त 2014 का जो फैसला था वो लिपिक के वेतनमान की बात ही नहीं, वो तमाम रिटायर कर्मचारी, उस फैसले में लिखा है कि पंजाब के समान वेतनमान और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी पंजाब की तर्ज पे होगी। तो ये दोनों वर्ग अभी अछूते हैं। ये जो 35,400 है, जो 7th पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स लेवल आया है, अगर वो 25 अगस्त 2014 का फैसला लागू होता तो आज उसके आधार पे ये जो लिपिक का वेतन है, जो आज मात्र 19,900 रुपए मिल रहा है, ये 35,400 बनता है। तो इस मुद्दे को लेकर भी जो तमाम राज्य स्तर की मांगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश का कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में ये जो उदारीकरण की नीतियां, तमाम पुरानी पेंशन बहाली, रेगुलराइजेशन को लेकर जहां हड़ताल करने जा रहा है, वही प्रदेश सरकार को भी ये चेतावनी देने जा रहा है कि ये जो राज्य स्तर की हमारे मांग मुद्दे हैं, इनको भी अगर फौरन हल नहीं निकला तो स्वतंत्र रूप से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य स्तर पर भी अपना आंदोलन चलाएगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से सेठी जी जानकारी देने के लिए। और आज के इस लाइव कार्यक्रम का हमारा अंतिम जो सवाल है वो CITU के महासचिव जय भगवान जी से है। जय भगवान जी, ये जो देशव्यापी हड़ताल है 28-29 मार्च की, इस हड़ताल का हरियाणा में क्या प्रभाव रहेगा और आम जनता की इसमें क्या मांग मुद्दे हैं? इसके साथ साथ अगला सवाल ये भी है कि किसान आंदोलन में
देश के और हरियाणा के मजदूर और कर्मचारी आंदोलन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो क्या एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है या नहीं किया, ये आपसे सवाल है। देखिए, एक तो ये मैं संयुक्त किसान मोर्चा के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि 15 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक हुई है और उस बैठक ने सर्वसम्मति से इस हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया है। और जो किसान संगठन हरियाणा के अंदर उन्होंने बाकायदा अपनी मीटिंग करके इस हड़ताल के समर्थन में उतरने का और जहां जहां भी प्रदर्शन होंगे हरियाणा में हड़ताल के दौरान उनमें शामिल होने का फैसला किया है। और ये एक प्रकार से अपने देश के जो मजदूर, जो किसान है, जो वास्तव में निर्माता है, जो इस देश का निर्माण करते हैं, तो वो इकट्ठे होने की एक जो गुंजाइश पैदा हुई है किसान आंदोलन के बाद, ये उसकी दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। दूसरी बात ये कि जो सारे मुद्दे इस हड़ताल के, वो सारे जनता के ही मुद्दे हैं और किसी के नहीं है। देखिए, पिछले खासकर लंबे समय से बिल्कुल रोजगार विहीनता है, रोजगार खत्म है और नए रोजगार सृजित नहीं हो रहे, नई पूंजी नहीं आ रही है। बड़े पैमाने पर जो है वेतनों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कटौती है। ये कोरोना के चलते हुए 84% जो परिवार हैं अपने देश के, उनके वेतन, उनके जो आमदनी, उसमें कटौती हुई है, रोजगार के खात्मे हुए हैं। अकेला मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके अंदर आप देखोगे 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जो है वो इस बीच 1 साल के अंदर वो खत्म हो गई। बेरोजगारी की तरफ आप देखोगे देश के स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है, हरियाणा जो है बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को आज के दिन जरूरत इस बात की है, देखो इस देश की आबादी जो है वो नौजवान है, नौजवान जो है वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको काम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार दीजिए, और रोजगार कैसा? रोजगार हो सम्मानजनक, जो एक जीने लायक वेतन, और वो न्यूनतम वेतन से कम तो किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो ये हर तरीके से ये हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो, जैसे मनरेगा में हम कह रहे हैं कि 600 रुपए दिहाड़ी के बिना आज के दिन कोई परिवार गुजारा नहीं कर सकता। इतनी महंगाई है और महंगाई बढ़ने के पीछे सरकार की नीतियां भी इतनी जिम्मेदार हैं, बड़े पैमाने पर जो हो रहा है। इसलिए महंगाई के खिलाफ ये हड़ताल है। ये हड़ताल जो है डीजल, पेट्रोल और गैस के, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज गैस का सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए में मिल रहा है। आज जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास है, जबकि उसकी लागत जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर 50 रुपए भी नहीं पड़ती। तो आप 50 रुपए अतिरिक्त जो है आप टैक्स वसूल रहे हैं आम आदमी से, जिसकी जेब से वो पैसा जा रहा है। तो महंगाई इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। दूसरी बात यह कि ये जो निजीकरण के खिलाफ हम जो बोल रहे हैं, या ट्रेड यूनियन ने जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है या कर्मचारी फेडरेशन है, उनका प्राइम पहली मांग जो वो ये कि ये जो सरकारी जो क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको जो बेचा जा रहा है, अंततः ये किसके काम आएगा? ये बड़े बड़े जो धन्ना शेठ है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये सारे सरकारी विभागों को वो खरीद लेंगे और आम जनता एक प्रकार से जो उनकी जन कल्याण की जो सुविधाएं हैं, वो चाहे सब्सिडीज के रूप में उनको, चाहे बिजली है, चाहे वो परिवहन है, चाहे पानी है, चाहे उनकी जो है स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं मसले। जो सरकार का एक कल्याणकारी चरित्र होता था, उसकी बजाय आज सरकार ने इस काम को छोड़ के आज वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में वो सरकार चली गई है। तो इसलिए आज चाहे आपकी टेलीकॉम की कंपनियां हैं, वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आ गई है। आपने मोबाइल फोन यूज करने लगे तो आपके उसके डाटा के उबड़ गए। तो तमाम महंगाई इसके अंदर एक मुद्दा अपने आप में है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इसमें आवास का भी एक बड़ा प्रश्न है जो लिया कि आवास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो गरीब परिवार हैं उनको जो है सस्ता राशन मिले, उनको 14 वस्तुएं जो है उनके राशन पर, उनके राशन कार्ड पर उसको मिलनी चाहिए। ये मांग जो है ये इसके माध्यम से उठाई जा रही है। और यही नहीं बल्कि जो सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से वायदा किया था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब तमाम जो फसलों की लागत जो मूल्य है हम उसका वो घोषित करेंगे, उसकी खरीद की गारंटी करेंगे। आज उल्टा हो रहा है। बल्कि अभी कल ही मैं संयुक्त किसान मोर्चा के उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। अब की बार जो है सरकारी मंडियों में, बहुत सारी सरकारी मंडियों में अनाज की खरीदी नहीं होगी। तो सरकार दूसरे तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो सरकारी क्षेत्र है उसको तबाह करने पर उतारू है। तो ना कोई आरक्षण बचेगा, ना कोई पक्की नौकरी बचेगी। ये पूरा पैकेज है। जैसे सुभाष लांबा जी कह रहे थे कि नव उदारीकरण का एक प्रकार से वेतन कम करो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, सस्ती श्रम, सस्ती मजदूरी, सस्ता कर्मचारी उपलब्ध करवाओ और रेंग के जीवन जियो। सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है रहमो करम पर आप जियो। आप भीख मांगो तो आपको मिलेगी। तो ना आपके कानूनी अधिकार होंगे और ना आपको यूनियन बनाने का अधिकार होगा
मतलब आप आवाज उठाने के अधिकार पर भी एक तरफ आप सुविधाओं में कटौती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कानूनों को बदल रहे हैं, और तीसरी बात, जो अगर आप इकट्ठे होकर लड़ाई का कोई आपके पास हथियार था यूनियन बनाने का या अपने आवाज उठाने का, आप उस पर कटौती करके आप ऐसे कानून लेके आ रहे हो। जैसे हरियाणा में क्षतिपूर्ति का कानून है, कोई भी आंदोलन के दौरान जो है कोई ऐसी हानि होगी तो उसका कानून बना दिया, जिसमें जो है उन तमाम यूनियनों को, तमाम नेताओं को पहले अरेस्ट किया जाएगा, बजाय इसके कि जो वास्तव में उसका तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार है उसको 8वें नंबर पर किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये है सरकार का रुख, और इस सारे रुख को देखते हुए हम बहुत पॉजिटिव भी हैं इस मामले में। देखेंगे पिछले 19 के बाद से लगातार, चाहे वो विद्यार्थियों के आंदोलन हो या इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई हो और किसानों का आंदोलन हो, उसने सरकार को एक नकेल डाल ली है, निश्चित तौर पर डाल ली है। लेबर कोड भी अभी तक सरकार, उसने रूल्स बना दिए हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रही है, कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। तो एक वातावरण पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार के खिलाफ मजदूरों में, किसानों में, कर्मचारियों में बढ़ रहा है। सवाल यह है कि इनके बीच में एक यूनिटी बने। ये जो ठेकेदारी के नाम पे, कच्चा रखने के नाम पे जो हमारे युवाओं का जो खून चूसा जा रहा है, जो स्कीम वर्कर के नाम पर जो है मेहनत की लूट हो रही है, और आपका राइट टू एक्सप्रेस जो है, आपका जो है विरोध करने के अधिकार पर जो कुठाराघात हो रहा है, इसको देश का मजदूर और किसानों को स्वीकार नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर 28 और 29 जो मार्च की हड़ताल है, इसमें बड़े पैमाने पर लामबंदी होगी, आम लोग भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेंगे और तमाम मजदूर कर्मचारी भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। शुक्रिया सुभाष लांबा जी, सतीश सेठी जी, जय भगवान जी और सुरेखा जी, आप चारों नेताओं का हमारे दर्शकों को आप लोगों ने जो जन मुद्दे हैं हरियाणा के और देश के स्तर पे उनसे अवगत करवाया है। हड़ताल के मांग, मुद्दे, मसले, उनके बारे में आपने चर्चा की है। हमारे इस लाइव कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए हम हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हम आप चारों नेताओं का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और सभी दर्शकों से ये अपील भी करते हैं कि ये जो जनता के मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये लाइव कार्यक्रम हमने किया है, इन मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जाएं। फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। आप सब साथियों ने इस लाइव कार्यक्रम के अंदर हिस्सेदारी की, अपना समय, कीमती समय इसके अंदर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए आप सबसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।